वो हमारे लिए एक बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने यहां देखा था कि इतिहास लिखते समय में किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। मैन्युस्क्रिप्ट तक हमने बात कर ली थी, राइट। इंक्रिप्शन हो गया था हमारा। मैन्युस्क्रिप्ट यानी कि जो ताम्र लिपियां होती हैं उसके बारे में बात करते हैं। यहां तक हो गया था। जो ताम्र लिपि या जो है वो ताड़ के पत्तों पे लिखा जाने वाली लिपियां होती थी। लेट्स स्टार्ट। किसी बच्चे ने लिखा है पीवी सर जैसे पढ़ाते वैसे पढ़ाइए। उनका अपना स्टाइल है, वो पॉइंट वाइज अपना दूसरा। मैं जो है वो एलडब्ल्यूएमआई मेथड में पढ़ाता हूँ, क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो बहुत विस्तार लेता है। हर टीचर का अपना अपना स्टाइल है। बहुत से बच्चों को सिर्फ मेरा ही जब स्टाइल वो पकड़ लेते हैं तो फिर वो किसी और टीचर के साथ सेट ही नहीं हो पाते हैं, राइट। तो समय के साथ इसको हम देखेंगे। चलिए आगे लिखते हैं। मैन्युस्क्रिप्ट सबसे पहले लिखो। जैसे भारत में बहुत सी ऐसा नॉलेज रहा है, जैसे वेदों का नॉलेज या तमाम अन्य नॉलेज। पाम लीफ लिखो, ताड़ के पत्तों पर लिखा हुआ। ताड़ के पत्तों पर लिखा हुआ। मैन्युस्क्रिप्ट क्या करते हैं इतिहास लेखन में? नंबर 1 महाकाव्य। महाकाव्य। दूसरा चिकित्सा पद्धति की जानकारी। चिकित्सा पद्धति की जानकारी। तीसरा राजाओं के जीवन के बारे में जानकारी। राजाओं के जीवन के बारे में जानकारी और धार्मिक विश्वास के बारे में जानकारी। रिलीजियस बिलीफ, धार्मिक विश्वास के विषय में जानकारी। तो मैन्युस्क्रिप्ट से हमें ये जानकारियां उस समय की मिलती थी। उस समय के राजाओं का जीवन कैसा था, उस समय चिकित्सा पद्धतियां कैसे थी, कोई महाकाव्य जो है जिसकी रचना की गई हो, या जो उस समय के धार्मिक विश्वास हुआ करते थे। तो इतिहास लेखन में भी हमें इसकी बहुत जानकारी जरूरत पड़ती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेम ऑफ द लैंड। पिछले कुछ समय से इस पे बहुत विवाद चल रहा है, तो एनसीईआरटी क्या कहता है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। लिखो, भूमि का नाम। भारत। तो एनसीईआरटी भी एक ऐसी जानकारी देता है जो अपने आप में शुद्ध नहीं है, या उस तरह के इतिहासकार जिसके बारे में मैंने बताया था, जो सरकार को खुश करने के लिए नॉर्थ साउथ डिवाइड में या अंग्रेजों के ही एक्सटेंशन में उन्होंने बात की, राइट। यूज्ड बाय पीपल ऑफ नॉर्थ इंडिया। यहां पर एनसीईआरटी लिखता है कि उत्तर भारत के लोगों के द्वारा प्रयोग किए जाने वाला नाम कौन सा है? भारत नाम है। तो सवाल यह है, क्या दक्षिण भारत में भारत वर्ड नाम यूज नहीं किया जाता? बिल्कुल यूज किया जाता है, राइट। वहां पर भी भारतवर्ष जो है वो नाम वहां पर भी प्रयोग किया जाता है, राइट। भारत शब्द का प्रयोग हमें कहां देखने को मिलता है? इन द संस्कृत कंपोजिशन ऋग्वेद। ठीक है, लिखो, ऋग्वेद में भारत शब्द का मतलब, भारत शब्द का प्रयोग मिलता है। दूसरा नाम इंडिया, राइट, इंडिया। तो इंडस रिवर के नाम पर, यानी कि सिंधु नदी के नाम पर इसका नाम इंडिया रखा गया था, विच इज कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत। इंडस जिसे संस्कृत में सिंधु कहा गया है। तो मैंने इससे पहले की क्लास में जब इतिहास की साजिशें पढ़ा रहा था तो मैंने आपको मैंने नैरेटिव ही तोड़ दिया था कि सिंधु सरस्वती सभ्यता, जिसमें कि 75% हमारा हिस्सा सरस्वती नदी के किनारे है, और फिर भी हमने इसको सिंधु नाम दिया, इंडस वैली सिविलाइजेशन। आपकी किताबों में भी IVC लिखा होता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, विच इज टोटली रॉन्ग नैरेटिव। 75% ये जो पूरी सिविलाइजेशन थी वो सिंधु और उसकी सरस्वती और उसकी सहायक नदियों के किनारे थी। फिर भी आप देखिए कैसे इतिहास में साजिशों के साथ इस चीज को रखा गया। अच्छा, वो लोग कहते हैं इंडिया दैट इज भारत, हमारे संविधान में लिखा हुआ इंडिया दैट इज भारत। पर सवाल यह है कि इंडिया शब्द जो है वो कॉलोनियल मेंटेलिटी को शो करता है। उन्होंने अपने हिसाब से इस चीज को रखने की कोशिश की।
ऋग्वेद से लेकर प्राचीन भारत के हर हिस्से में, सिर्फ नॉर्थ नहीं साउथ में भी ये नाम भारतवर्षी, भारत के रूप में ही ये जाना जाता है। तो सवाल ये है कि जब हमारा मूल तत्व जो है इस रूप में हमें देखने को मिल रहा है भारत, तो आखिर उस तत्व को हम कैसे इंडिया के रूप में कह सकते हैं? अब कहोगे सर क्या फर्क पड़ता है, बहुत से लोग कहते हैं नाम में क्या रखा है, फर्क क्या पड़ता है? देखो, हम जब एक उपनिवेशी ताकत यानी कॉलोनियल पावर के अधीन रहे, उसने हमें अपना गुलाम बनाने की कोशिश की, उसने हमें मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से गुलाम बनाया। जब ये गुलामी की जो चिन्ह होते हैं वो किसी भी देश को खड़ा होने से रोकते, जैसे आज मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे सुबह की क्लास में कहा कि मेरे कुछ दोस्त जो गांव से निकलकर मुंबई चले गए कुछ समय के लिए, और जब वहां से लौटे तो वो कोशिश कर रहे हैं कि इंग्लिश में बात करें या वो उस तरह का लाइफ स्टाइल शो करने की कोशिश कर रहे हैं। और जब उसने कहा कि तुम क्या कर रहे हो, तुम अपनी परंपराओं, अपनी संस्कृति को छोड़ रहे हो, अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ होगा तो मुझे बताना। तो उन्होंने कहा यार चिल यार, यही लाइफ स्टाइल है, यही प्रोग्रेस है, यही आज की डिमांड है। अगर आप ड्रिंक नहीं करोगे, अगर आप इंग्लिश में बात नहीं करोगे, अगर आप जो है वो देशी चीजों को छोड़ोगे नहीं, तो यू कांट सर्वाइव इन मुंबई ब्रो। इस तरह से उन्होंने कहा कि ब्रो यू कांट सर्वाइव इन मुंबई, यू कांट सर्वाइव इन मेट्रोपॉलिटन, कोई तुम्हें जॉब नहीं देगा। अच्छा, भारत में जॉब पाने के लिए, नौकरी पाने के लिए आपको अपनी संस्कृति छोड़नी होगी, अपनी भाषा छोड़नी होगी, आपको अपने रीति रिवाज, अपनी परंपराएं छोड़नी होंगी, तब जाकर आप आधुनिक कहलाओगे। अगर यही आधुनिकता है, यही हमारी आजादी है, इसी को हम स्वतंत्रता कहते हैं, तो गुलामी का दूसरा नाम क्या है? गुलाम किसे कहते हैं? कि हम दूसरे की भाषा, दूसरे की सभ्यता, दूसरे की आधुनिकता अपनाना गलत नहीं है। अगर इत्तेफाक रखते हो तो मुझे बताना, अपनाना गलत नहीं है, लेकिन अंधाधुंध उसके पीछे भाग जाना, क्या ये सही है? क्या अपनी चीजों को छोड़कर उसको अपनाना, राइट, तो क्या वो सही है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो एक विचार है जिस पर हमें बात करने की जरूरत है। और आपके आसपास भी ऐसे बहुत से लोग होंगे जो निश्चित रूप से ये तय है, जो निश्चित रूप से ये बात आप याद रखिएगा कि वो ये बार बार करने की कोशिश करते होंगे कि हम किस तरीके से इस चीज को जो है वो समझ सकें, बता सकें, और किस तरह से वेस्टर्नाइजेशन को, जो पश्चिमीकरण है, उसको बिना सोचे समझे हम अपना सकें, राइट। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण जो है विचार है, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो आपको समझना चाहिए, राइट। तो अब हम लोग थोड़ा इसी पे आते हैं और थोड़ा समझते हैं कि हमारा ये जो चैप्टर रहा, ये लगभग 10 पेज का चैप्टर था एनसीईआरटी में। शुरुआत में अपने स्टूडेंट को मैं बहुत सी चीजें सिखाता हूं, जैसे कई लोग हैं वो सीधे सीधे सब्जेक्ट पढ़ना और रटना चाहते हैं, उनको ये नहीं पता कि एनसीईआरटी उनकी कितनी मदद कर सकता है एक ऑफिसर बनने में। तो सबसे पहला तो मुझे उनका ये भ्रम ही तोड़ना होता है। लेकिन साथ ही साथ अब देखो, ये मेरे नोट्स हैं, ये टोटल, ये लगभग 10 पेज थे टोटल एनसीईआरटी का, जो लगभग 8 से 10 पेज का हिसाब किताब है। और ये देखिए मैंने इतने के अंदर ला दिया उसको विद फिगर्स, और जितना मुझे इंपॉर्टेंट जानकारी चाहिए थी। ये है बीटीएल, पावर ऑफ बिटवीन द लाइन। तो जब हम बीटीएल के साथ जाते हैं तभी हम आगे बढ़ पाते हैं। LWMI, इस नोट्स को बोलते हैं लेस वर्ड मोर इंफॉर्मेशन। कहीं कहीं मैंने सिर्फ एक लाइन, एक वर्ड इस तरह से यूज किया, ताकि अब आपने क्या किया, इसको आपने व्हाइट पेज पे बनाया, दीवार पे चिपका दिया, हर समय आपका रिवीजन होता जा रहा है। अगर आप इस मेथड में पढ़ाई करते हो, ज्यादा से ज्यादा चीजें सीखते हो, तो इस चैप्टर की जो कोर विषय थे, लोग कहां रहते हैं, लोगों का जैसे विश्वास वो कहां से कहां तक गया, ये सारी चीजें आपके साथ जो है वो चलता जाएगा। किस तरह से हमारा इतिहास लिखा गया, किस तरह से हमारे लिए साक्ष्य बहुत महत्वपूर्ण है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट डिबेट निकल कर आई, वो किसका इतिहास? इतिहास क्या एक है? आपका इतिहास, मेरा इतिहास, क्योंकि इन्हीं इतिहासों की वजह से आज चारों तरफ खून बह रहा है। आज इजराइल फिलिस्तीन के बीच में खून बह रहा है, क्योंकि इतिहास, और जब इस तरह की जो गड़बड़ियां होती हैं तो वहां पर जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो इतिहास रक्त रंजित होता है। धीरे धीरे ये डर का माहौल बढ़ता जा रहा है, क्योंकि यूक्रेन, उसके बाद यूक्रेन रशिया का वॉर, इसके बाद अब इजराइल फिलिस्तीन का वॉर, धीरे धीरे कहीं ऐसा तो नहीं कि ये वॉर जो है वो, अगर इसमें अरब देश भी कूद पड़े, या भारत जो है इजराइल की तरफ से, जैसे अमेरिका का 7वां बेड़ा जो है वो पहुंच चुका है भूमध्य सागर की तरफ। तो इस तरह से अगर आप देखें तो पूरी दुनिया में एक बहुत जबरदस्त टर्मोइल, एक बहुत जबरदस्त विद्रोह की होने की उम्मीद है, और फिर से हो सकता है कि जो है वो तेजी से युद्ध का प्रसार होता रहे। और इन सब के पीछे कुछ और नहीं, वो ऐतिहासिक कारण मौजूद होते हैं जो इस युद्ध को एक अलग डायमेंशन देते हैं। इस युद्ध में 2 लोग लड़ते हैं लेकिन पूरी मानवता मर जाती है, ये बड़ा ध्यान से समझने की जरूरत है। तो ये हमारा पहला चैप्टर रहा जहां पर मैंने आपको इसके बारे में समझाया कि किस तरह से हमें पढ़ना चाहिए।
एक टीचर का काम ये नहीं होता कि सीधे सीधे वो आए टॉपिक पे उतरे और लिखाता चला जाए या ढेर सारे पीडीएफ दे दे। सवाल है कि हम ये भी तो समझे कि ये सब्जेक्ट के साथ हमारा न्याय हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस सब्जेक्ट से हमें सीखना कितना है। क्योंकि मैंने आपको डे वन बताया था कि एनसीईआरटी 90% लोग जस्टिफाई ही नहीं कर पाते, वो समझ ही नहीं पाते कि एनसीईआरटी पढ़ना क्यों है। एनसीईआरटी से हम किस तरह का इंटेलेक्चुअल क्रिएट कर सकते हैं। इंटेलेक्चुअल क्या होता है? इंटेलेक्चुअल एक रॉ मटेरियल की तरह होता है, आपके गोदाम में रखे हुए सामान की वजह, चावल की तरह है कि खीर